Hello, can you all hear me? Yes, sir. Okay. ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एंड रिटार्डेड पोटेंशियल डिस्कस किए थे। आज हम लोग बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर, एक्सीलरेटिंग चार्ज का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते हैं? वो सभी नहीं आता है एग्जाम में, समझ गया ना। अभी ईएमटी में तो टॉपिक बहुत कुछ है, ठीक है। तो एक्सीलरेटिंग चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये क्वेश्चन ऐसे कोई मतलब ये नहीं है, क्या बोलते हैं, रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है कि इसका तो आंसर आपको सभी बुक में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेटिंग चार्ज का कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मेन बात ये है कि ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है या नहीं है, हमें पढ़ना है कि नहीं है। तो आपको हम ये बता देते हैं कि एक्सीलरेटिंग चार्ज का फील्ड हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। आज तक आप दिखा दो कौन सा एग्जाम में आया है, ठीक है, क्योंकि वो लीनियर विचर्ड पोटेंशियल का टॉपिक है और लीनियर विचर्ड पोटेंशियल भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। जानते हो ये मतलब एक पता नहीं ये किस तरह से सिलेबस बनाया गया है। लीनियर विचर्ड पोटेंशियल सिलेबस में नहीं है, एक्सेलरेटिंग चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और रेडिएशन डायरेक्टली सिलेबस में है, ठीक है ना। तो हम लोग रेडिएशन डायरेक्टली पढ़ेंगे, बस एक हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए कि पैटर्न क्या होता है एक्सेलरेटिंग चार्जेस का, फील्ड का पैटर्न क्या होता है, ठीक है। उससे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे। और सर एक और क्वेश्चन था कि पॉइंटिंग वेक्टर को हम डायरेक्टली रेडिएशन से रिलेट कर सकते हैं? रेडिएशन से ही तो रिलेट होता है, पॉइंटिंग वेक्टर इंटेंसिटी होता है कि नहीं होता है। सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा हो चार्ज, उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो नहीं होता, तो पॉइंटिंग वेक्टर भी जीरो नहीं होता। हाँ, तो फिर उसके लिए हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि एक्सेलरेटिंग जो यूनिफॉर्म मोशन में चार्ज है वो रेडिएशन नहीं एमिट करता? तो देखो अभी रेडिएशन टॉपिक हम पढ़ाएंगे ना, तो ये सब बताएंगे, ठीक है। लेकिन उसका देखो हम आंसर बता देते हैं। रेडिएशन का पहली बात, रेडिएशन होता क्या है उसके लिए कंडीशन पढ़ना पड़ेगा ना, व्हाट इज द रेडिएशन, ओके। तो जो यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज पार्टिकल है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, बट रेडिएशन प्रोड्यूस करने के लिए जिस तरह का फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है ना, उस तरह का फील्ड वो प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। इट डजंट प्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ फील्ड, ओके, द फील्ड विच इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन प्रोड्यूस करने के लिए समझ रहे हो ना, कुछ कुछ तो अलग रिक्वायरमेंट होगा ना, समथिंग यूनिक होगा रेडिएशन के लिए। वो यूनिकनेस नहीं आती है अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब देखो वो यूनिकनेस है क्या, उसके लिए हम लोग ये कहते हैं कि पावर। सर जस्ट 2013 में आया हुआ था वो एक्सीलरेटेड चार्ज अरे वाला। वो सब आया हुआ है, तो हम देखो तुम लोग मतलब क्यों इलॉजिकल बातें करते हो यार। मतलब अभी हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक ये, और तुम रेडिएशन के क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। तो जब पढ़ाएंगे और नहीं बताएंगे तो बोलोगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक वो आएगा ना, रेडिएशन। सर रेडिएशन नहीं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। अरे वही है, उसी में बताएंगे सब कुछ, ठीक है ना। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन वो सब कुछ बता देंगे, ठीक है ना। और जेस्ट में जो क्वेश्चन आया है ना, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसका आंसर जाके देख लोगे। 1/r है दोनों का, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 1/r से वेरी करता है, वो क्वेश्चन आया हुआ है जेस्ट, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तुम लोग ऐसे ही रेलेवेंट क्वेश्चन क्यों पूछते हो, ठीक है। अभी देखो हम बोल रहे हैं रेडिएशन जब पढ़ाएंगे अभी, ठीक है ना, तो उस टाइम बताएंगे। अभी तो रेडिएशन नहीं पढ़ा रहे हैं ना, अभी तो हमारा टॉपिक ये चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। लीनियर विच देखो एक्सेलरेटेड चार्ज, मतलब देखो है तो सिलेबस में डेफिनेटली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल सभी बुक्स में लिखा हुआ है। आप पढ़ के देखिए ग्रिफिथ से कितना समझ में आता है आपको, ठीक है ना। ग्रिफिथ के बुक में एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का फील्ड लिखा हुआ है, उसको उसमें एक फॉर्मूला होता है, माइक ऑफ कर लो, ठीक है। There is a formula called Jeffy-Menkos formula, ठीक है ना। तो Jeffy-Menkos formula से फील्ड निकलता है। देखो ये लोग माइक ऑन करके चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ। ठीक है, तो Jeffy-Menkos formula एक होता है, उससे फिर फील्ड निकाला जाता है एक्सेलरेटेड चार्जेस का। तो वो सभी जो है ना पढ़ना ही नहीं है, तो हम उसको डिस्कस क्यों करेंगे। हम एक डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है ना। देखो एक होता है ना, जैसे मान लीजिए
क्वेश्चन ऐसे देखिए पूछा गया अगर कि जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है Q, ये मूव कर रहा है। अब अगर इसका एक्सेलरेशन A है, अब अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इससे D डिस्टेंस पे बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो आप देख लीजिए पूरे जितने भी एग्जाम्स हुए ना, आज तक किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया। या मान लीजिए इधर पूछ दिया कि डी डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आए एग्जाम में, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम में नहीं आए, ठीक है। क्योंकि ये कैलकुलेशन जानते हो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, दिस कैलकुलेशंस आर नॉट इजी, ठीक है। जब आप एमएससी करते हो ना तो आप पढ़ सकते हो इस टॉपिक को, ठीक है, ड्यूरिंग एमएससी, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होता है। अब नेट में तो बहुत सारे टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो इतना इसके लिए लिनार्ड विचर पोटेंशियल, फिर उसके बाद जेफी मिन्कोस फार्मूला, ऑल दोस थिंग्स यू विल हैव टू रीड। जो क्वेश्चन आता है ना एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का, वो ये आता है कि फार पॉइंट पे, इससे आर डिस्टेंस आर टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर का पावर एन होगा, तो वो एन कैसा होगा, तो ये डिपेंडेंस का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जानते हो, इसको हम डेराइव नहीं करेंगे, ये पावर के कॉन्सेप्ट से इसको रिलेट कर दिया जाता है कि हम पावर रेडिएशन का कॉन्सेप्ट से मतलब रिवर्स जाते हैं हम, पहले पावर कैलकुलेट, एक्चुअली क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इंटेंसिटी निकलता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रिवर्स करते हैं, पहले पावर निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से वैरी करेगा, ठीक है ना। तो वो मतलब एक तरह से क्वालिटेटिव डिस्कशन है, समझ गया ना। हम लोग डिस्कशन दो टाइप का होता है ना, एक होता है क्वालिटेटिव डिस्कशन और एक होता है क्वांटिटेटिव डिस्कशन। तो हम लोग रेडिएशन टॉपिक पढ़ेंगे बट क्वालिटेटिवली पढ़ेंगे, उसको आप क्वांटिटेटिवली नहीं पढ़ सकते हो। हम आपको मतलब बता रहे हैं कि आप ग्रिफिथ की बुक देखिए, उसमें रेडिएशन सारे डेरिवेशन किए हुए हैं। पर्टिकुलरली हम आपको बता रहे हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का जो रेडिएशन है ना, आप पढ़ोगे भी तो हो सकता है कि नहीं समझ में आएगा वो, क्योंकि उसने भी सारे स्टेप्स स्किप करके लिखे हुए हैं, ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन है। नहीं, हम ये नहीं बोले कि इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, उसको पढ़ने के लिए भी आपको मतलब कम से कम उस एक डेरिवेशन को पढ़ने के लिए 5-6 घंटा लगाना पड़ेगा, तब आप कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। अभी देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ईएमटी का समझ लो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन नेट एग्जाम में, गेट एग्जाम में, जेस्ट में, केएफआर में, सभी में आया हुआ है, ठीक है। देखिए हम लोग बेसिकली डिस्कस ये करना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, ठीक है ना, और देयर इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश, ठीक है, विच इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v और दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट है स्पेस में, हम लोग यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, दिस ऑब्जर्वर मेजर्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज E एंड मैग्नेटिक फील्ड हियर इज B। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है इसको क्या, इसका क्या ऑब्जर्वेशन होगा, तो हम मान लेते हैं कि इस, देखिए ये इस ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन है और इस ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश है और मैग्नेटिक फील्ड B डैश है। सो वी वांट टू नो कि हाउ दिस क्वांटिटीज आर रिलेटेड एक्चुअली, ठीक है ना, इन टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। देखिए इसके बहुत तरीके होते हैं डेरिवेशन करने का, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि वेक्टर पोटेंशियल जो होता है ना, वो एग्जैक्टली लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, मतलब कोऑर्डिनेट और टाइम का जिस तरह से लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको फॉलो करता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एस फ्रेम में पहले वेक्टर पोटेंशियल हम डिफाइन कर दें, उसके बाद हम एस डैश फ्रेम में वेक्टर पोटेंशियल निकालेंगे यूजिंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, फिर वेक्टर पोटेंशियल का हम कर लेंगे, अगर वेक्टर पोटेंशियल का कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए माइनस ग्रेड वी और डेल, ठीक है, डेल ए बाई डेल टी ऐसे कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में मिल जाएगा। तो इसके देखिए कई मेथड्स हैं, ठीक है ना, देयर आर मेनी मेथड्स, ठीक है ना। इसके मेथड्स देखिए इस तरह से होंगे कि वी कैन, पहला मेथड ये है, ठीक है, देखो एक मिनट, फर्स्ट मेथड ये है इसका, मेथड 1, यूज लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल का जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो एग्जैक्टली दिस इज एग्जैक्टली सेम एज कोऑर्डिनेट एंड टाइम, ये कोऑर्डिनेट और टाइम के जैसा ही होता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये
कोऑर्डिनेट और टाइम जिस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं उसी तरह से ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफॉर्म होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल फॉर्म्स 4 वेक्टर, ठीक है ना। सो यूज 4 वेक्टर जो भी फॉर्म होता है ना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट और टाइम के जैसा ही होता है, एग्जैक्टली उसी के जैसा, ठीक है ना। तो use Lorentz transformation for electromagnetic potential and then calculate fields, ठीक है ना। तो फिर हम लोग फील्ड्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, देन कैलकुलेट फील्ड्स। तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है, देखिए यहाँ पे बस हम एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं, हम लोग इस कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा मेथड इसमें ये होगा कि यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी करेंगे एंड देन use it to find, ठीक है, फील्ड्स। अच्छा, हम चार्ज डेंसिटी सिर्फ लिख दिए, चार्ज डेंसिटी एंड यहाँ पे लिख सकते हो एंड करंट डेंसिटी, ठीक है। क्या करना है, यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी एंड देन यूज इट टू फाइंड फील्ड्स, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है ना, देखिए ये अप्रोच दिस इज गिवन इन ग्रिफिथ्स बुक, सॉरी ग्रिफिथ्स बुक, ग्रिफिथ में इस अप्रोच को दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसने आप देखोगे कि डिफरेंट केसेस डिस्कस किए हैं, ठीक है ना, और उसको यूज करके उसने कैलकुलेशन किया है, ठीक है। तो जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं तो अभी देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक शीट है और ये शीट अभी रेस्ट में है, मतलब अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं, इसको एस फ्रेम कह रहे हैं, तो ये एस फ्रेम में ये शीट एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है एंड इट हैज चार्ज डेंसिटी सिग्मा। नाउ अगर हम यहाँ पे देखिए एक फ्रेम एस डैश डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, और ये मान लीजिए v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। नाउ आई आस्क द क्वेश्चन कि एस डैश फ्रेम से देखने से बताइए इस शीट की वजह से कितना फील्ड अराइज होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस शीट एज सीन फ्रॉम एस डैश। और चलो एक और फ्रेम हम बनाते हैं, एक फ्रेम बना दिया हमने एस डबल डैश, ठीक है ना। तो एस डबल डैश सपोज करो इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, तो इस फ्रेम में देखने से so what is electric field due to this sheet, okay, in S frame, in S dash frame and S double dash frame. So what is electric field due to the sheet in S dash, ठीक है, S dash and S double dash frame, इन तीनों फ्रेम में so what is electric field due to the sheet in S dash, S double dash and S frame, ठीक है ना। Can anyone answer it? आंसर कर सकते हो? मतलब देखिए आपको हम हिंट दिए हुए हैं ना, you can use transformation of charge density and current density, charge density and current density and then use charge density and current density to find the electric field. तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो इसका आंसर हम बताते हैं एस फ्रेम में। बताइए एस फ्रेम में तो बता सकते हो ना कितना होगा फील्ड, अगर ये शीट है, दिस इज इनफाइनाइट शीट, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एस फ्रेम, एनीवन? तो बहुत बेसिक है, इतना तो सभी लोग जानते हो आप लोग, Sigma upon epsilon. सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। कल ये देखो, कल जो है ना आप लोग का ये क्लास खत्म हो जाएगा, मतलब रेडिएशन वगैरह सब कुछ कल तक पढ़ा देंगे हम, ठीक है ना। आज बस इसको बता देते हैं, ठीक है ना। पहले अब एस प्राइम फ्रेम में देखो, एस प्राइम फ्रेम में, तो अब बताइए कि देखिए अगर हम ऐसा कहते हैं कि एस फ्रेम में देखिए चार्ज डेंसिटी सिग्मा था, तो अब बताइए एस प्राइम फ्रेम में चार्ज डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा प्राइम। अगर हम बोलते हैं कि एस प्राइम में चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा प्राइम, सो हाउ इट विल बी रिलेटेड टू सिग्मा, कैन एनीवन टेल? sigma 0 into gamma. कितना आएगा?
इसमें देखो एस फ्रेम में चार्ज, एस फ्रेम से देखने पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो एस प्राइम में कितना होगा? सिग्मा अपॉन गामा। सिग्मा अपॉन गामा। एनीवन? एनी अदर वन? सिग्मा इनटू गामा। बोलो बोलो, सर कुछ भी सिग्मा। सोच, सर कुछ भी सोच सिग्मा के इंटू बोलो। गामा। गामा सिग्मा। गामा सिग्मा आएगा। Yes, सर गामा सिग्मा। गामा सिग्मा। और लोग बताइए, और लोग बताइए गामा सिग्मा। कितना? गामा टाइम सिग्मा। और कुछ लोग बता रहे हैं गामा सिग्मा बाई गामा, और कुछ लोग बता रहे हैं ठीक है गामा सर टाइम सिग्मा। सिग्मा। सिग्मा बाई सर गामा। सिग्मा ही रहेगा ना। इसमें जानते हो, देखो एक्चुअली चार्ज डेंसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे देखो चार्ज डेंसिटी डिफाइन होता है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया होता है। तो देखो चार्ज एक लॉरेंट्ज इनवेरिएंट क्वांटिटी है। चार्ज जो है ना, किसी भी फ्रेम में जाओगे ना वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये आप लोग साइड में देखो लिख लो, क्यू जो है ना दिस इज इनवेरिएंट होता है, दिस इज इनवेरिएंट क्वांटिटी है, ठीक है, दिस इज इनवेरिएंट क्वांटिटी। तो देखो अगर हम इस फ्रेम से देखें, एस फ्रेम से देखें, तो जितना चार्ज इसमें दिखेगा एस डैश में भी उतना ही दिखेगा। अब एस डैश फ्रेम से आप बताइए, आप इस शीट को देखोगे, इस शीट को देखोगे तो ये शीट किधर जाता हुआ दिखेगा? तो ये शीट ऐसा होगा ना कि इट विल अपीयर टू बी गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे। तो अब बताइए शीट की जो वेलोसिटी है ना, वो बेसिकली इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। शीट ऐसे रखा हुआ है ना, ये ऐसा है फिगर, ओके, इट इज समथिंग लाइक दिस। तो ये इधर जा रहा है ना, तो शीट ऐसे उल्टा जाता हुआ दिखेगा लाइक दिस, ओके। तो आप लोग जानते हो ना कि कोई भी लेंथ, देखो हम ये बता चुके हैं आप लोग को रिलेटिविटी में, कि जैसे मान लीजिए ये कोई शीट है, ठीक है ना, दिस इज अ शीट, और अगर आप इसको ऐसे मूव करा दोगे ना, इफ यू मूव इट इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, तो इसका एरिया जो है ना a विल बी इक्वल टू a नॉट, ठीक है ना। इसका एरिया चेंज नहीं होगा, मतलब रेस्ट में जितना एरिया है उतना ही मूविंग केस में भी होगा। लेकिन अगर आप ऐसे मूव करा देते हो, ठीक है ना, इफ यू मूव द शीट समथिंग लाइक दिस, देखिए ये जैसे ऐसा है, मान लीजिए इसको इधर आपने मूव करा दिया, तो ये मूवमेंट जो है ना पैरेलल टू द शीट है, दिस इज पैरेलल टू द शीट। तो इस केस में एरिया जो आएगा ना दैट इज ए नॉट रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होगा, दिस इज व्हाट यू गेट। तो इस केस में देखो क्या होगा, ये ऑब्जर्वर को ऐसा दिखेगा ना कि शीट इधर मूव कर रहा है, ठीक है ना, मगर क्या होगा कि इसकी चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी इज नॉट चेंजिंग, सॉरी इस क्योंकि मूवमेंट जो है ना परपेंडिकुलर टू द शीट होगा, तो एरिया चेंज नहीं होगा, चार्ज नहीं चेंज होगा, चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं होगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें निकलेगा ना ई डैश, वो इतना ही रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। जितना इस फ्रेम में उतना ही इस फ्रेम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। अब इसमें देखोगे ना, देखो एस डबल डैश में, तो एस डबल डैश में क्या होगा कि इन दिस फ्रेम चार्ज डेंसिटी अगर निकालोगे ना सिग्मा डबल डैश, तो ये ऊपर जा रहा है, तो उस फ्रेम से देखने पे ये जो शीट है ना नीचे जाता हुआ दिखेगा, डाउनवर्ड। तो इस तरह का सिचुएशन है, मतलब वेलोसिटी विल अपीयर टू बी पैरेलल टू द प्लेन, ओके। So velocity is parallel to the plane. So in that case, you will get charge density. देखो एरिया जो है ना इस फैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. So when you write charge density charge by area, तो एरिया में ये फैक्टर आ जाएगा, तो जिसकी वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी ऐसी हो जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका आंसर होगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ना यहाँ पे ई डबल डैश, तो इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिग्मा की जगह पे ये वर्ड यूज होगा, मतलब ऐसे लिखेंगे सिग्मा डबल डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ई डबल डैश जो आ रहा है ना, ठीक है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा डबल डैश का वैल्यू पुट करोगे तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और फिर डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट यू विल गेट, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखो आंसर जो है ना एनालाइज करके बोला करो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए सभी ने मतलब जल्दी जल्दी आंसर बता दिया कि इसमें ये इतना हो जाएगा फिर, ठीक है ना। पहले सोचना पड़ता है ना कि वो क्या रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस फ्रेम से देखने पे फील्ड चेंज नहीं हो रहा, मतलब एरिया चेंज नहीं हो रहा है, चार्ज नहीं चेंज हो रहा है, सो ऑब्वियसली चार्ज डेंसिटी विल नॉट चेंज, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट चेंज। बट इफ यू सी फ्रॉम दिस फ्रेम इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम इक्वल टू दिस मच। तो आप देख रहे हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चेंज होता है, मतलब ऐसा हो रहा है। समटाइम्स it may happen that electric field value of electric field remains same if you see, observe it from two different frame of references. Sometimes value of electric field will be different if you observe the field from two different frame of references. मतलब क्या है कि फील्ड दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो
तो ये जानते हो, देखो ग्रिफिथ के बुक में भी देखोगे ना आप, तो डेरिवेशन सॉरी जो डिस्कशन दिया हुआ है ना वो इसी टाइप का डिस्कशन दिया हुआ है। दिस टाइप ऑफ डिस्कशन इज गिवन, कोई जनरल डिस्कशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एज्यूम किया गया है और फिर उसमें माना गया कि मतलब क्या सिचुएशन अराइज होगा, मतलब एरिया किस तरह से चेंज हो रहा है, तो ऑन दैट बेसिस डिस्कशन इज गिवन। ऑलराइट, तो ये जस्ट एक इलस्ट्रेशन है, समझ गए ना, दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन। इसमें हम चार्ज डेंसिटी कैसे चेंज हो रहा है वो पता कर लिया, उससे फील्ड निकल गया, ठीक है। अब देखिए हम आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसी मतलब इसमें देखिए एक चीज हम आपको नोटिस करा देते हैं, ठीक है ना, वो आप लोग देखिए यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना यहाँ पे वो इधर है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अगर हम इस फ्रेम में देखेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो क्या हो रहा है, आप नोटिस करिए कि व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो और ऐसे कह सकते हो, व्हेन द वेलोसिटी इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन वेलोसिटी इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फील्ड इज नॉट चेंजिंग। यू कैन सी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एस फ्रेम एंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एस डैश फ्रेम, दोनों फ्रेम में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है। तो सेम क्यों है, तो इसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी इज पैरेलल टू द फील्ड, तो इन दैट केस फील्ड इज नॉट चेंजिंग। इज दैट ओके? लेकिन इस केस में देखिए वेलोसिटी जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी इज नॉट पैरेलल टू द फील्ड, सो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड विल इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग एक्चुअली। तो हमारा मतलब ऑब्जर्वेशन यही रहेगा कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस is parallel to the field, then that field doesn't change. If velocity is not parallel to the field, then that field will change. All right. तो देखो हम लोग यहाँ पे एक जनरल रूल बता रहे हैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है ना। सो जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सर तो हम लोग, हाँ बोलो। सर जो पीछे वाला क्वेश्चन है उसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड चेक करें तो सर कैसे होगा, जैसे क्योंकि इसका डायमेंशन भी चेंज हो रहा है, जैसे इसका साथ में डायमेंशन चेंज हो, जो सीट है उसका डायमेंशन भी चेंज हो रहा है, इट मींस एरिया चेंज हो रहा है, तो जो करंट बनेगा इंड्यूस अरे देखो करंट। मैग्नेटिक फील्ड तुमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है तुमने, तो मैग्नेटिक फील्ड में जानते हो क्या है कि देखो शीट जब मूव करता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बताया गया है ना, आप लोग को बताया गया कि नहीं बताया गया? म्यू नॉट के सर, ये हाँ म्यू नॉट के इज म्यू इक्वल नॉट टू के, सिग्मा इनटू वी। अरे म्यू नॉट के नहीं होता है, एक बार कोई और बताओ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ शीट कितना होता है? म्यू नॉट cos k by 2। हाँ म्यू नॉट के बाई 2, म्यू नॉट ऐसे मैग्नीट्यूड की बात करें तो म्यू नॉट के बाई 2 होता है, ठीक है ना। अच्छा देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जो शीट का केस पढ़े हुए हैं ना मैग्नेटिक फील्ड का, आप ये बताइए, देखिए हम अभी समझा देते हैं। देखो ऐसे सोचो, देखो क्या है, जैसे मान लो ये जैसे शीट है हमारा, ठीक है ना, दिस इज सपोज ए शीट है। अब बताइए शीट अगर ऐसे मूव करेगा, इफ शीट मूव्स लाइक दिस, तो आप बताइए करंट जो आएगा वो शीट के पैरेलल आएगा ना, करंट विल बी पैरेलल टू द शीट। और अगर शीट मान लीजिए ऐसे मूव करता है, इफ शीट मूव्स लाइक दिस, ठीक है ना, ऐसे मूव करता है अगर शीट, तो करंट क्या आएगा, तो करंट विल बी मतलब क्योंकि चार्ज शीट है ना, शीट अगर ऐसे मूव करता है तो जो भी करंट होगा ना वो शीट के परपेंडिकुलर होगा। तो जानते हो, अब आप बताइए कि हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़े हुए हैं ना उसमें आप करंट शीट के पैरेलल पढ़े हुए हो, करंट शीट के परपेंडिकुलर कैसे पढ़े हुए हो? से पैरेलल पैरेलल का पढ़ा हुआ है ना। तो देखो इसमें जानते हो क्या होगा कि जैसे हम एस डैश फ्रेम से देखेंगे ना तो शीट अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, परपेंडिकुलर। सो current will be perpendicular to the sheet. So in this case also there will be some magnetic field, but we have not studied that kind of magnetic field. तो हमें नहीं पता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। लेकिन इस वाले केस में जानते हो हम बता सकते हैं, देखो इन दिस केस मतलब इस केस में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, there will be magnetic field, but we don't know what is that magnetic field, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि sheet is going in this direction, ठीक है, sorry frame is going in this direction. So when you do observation from this frame of reference, you will find that sheet is moving downward, sheet downward जा रहा है, ठीक है ना। So obviously there will be current parallel to the sheet, so that current will produce magnetic field. So in this case we can write the magnetic field here, ठीक है ना, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगा, B डबल डैश जो है ना
वो ऐसे लिख दोगे म्यू नॉट और यहाँ पे के डबल डैश, ठीक है ना, और बाई 2 मैग्नीट्यूड वाइज इतना लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट और के डबल डैश को आप ऐसे लिख दोगे सिग्मा डबल डैश और इंटू वी बाई 2 और सिग्मा डबल डैश निकल गया ये, ठीक है ना। ये सिग्मा डबल डैश यहाँ निकाले ना हम लोग, तो म्यू नॉट और ये सिग्मा अपॉन, ठीक है ना, सिग्मा इंटू वी और डिवाइड बाई 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा तो होगा ही, ठीक है ना। ये इस फ्रेम से देखोगे ये इधर जाता हुआ दिख रहा है, तो उसका हमने लिखा मैग्नेटिक फील्ड हमने, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड को सॉरी करंट को फिर हमने सिग्मा इंटू वी लिखे। अब यहाँ पे सिग्मा जो है सिग्मा डबल डैश है ना, तो सिग्मा डबल डैश का वैल्यू जो निकला है वो हमने पुट कर दिया है यहाँ पे एंड वी आर गेटिंग द आंसर, ठीक है। तो डेफिनेटली जानते हो, देखो अब हम देखो एक चीज बता देते हैं, चलो ठीक हुआ, ये अच्छा हुआ पूछ लिया तुमने, ठीक है ना, कि कैसे आया ये, ठीक है। तो देखो आप अगर हम एस फ्रेम की बात करते हैं, इन एस फ्रेम दिस चार्ज पार्टिकल सॉरी दिस शीट इज एट रेस्ट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अब देखिए एस फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, एस डैश में भी एस डैश में देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, बट ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जानते नहीं है। बट इन एस डबल डैश वी आर एबल टू कैलकुलेट बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतना होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इतना होगा। तो देखो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकल रहा है ना कि इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस देयर कैन बी बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे, समझ गया ना, तो किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर सिर्फ वन काइंड ऑफ फील्ड है, तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो तरह के फील्ड आ जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जा सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी आ जा सकता है, और वो हम लोग जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना उसी से निकल जाएगा। तो देखो हम आपको मेथड भी बताए ना, मेथड इसका यही है कि यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी एंड यूज इट टू फाइंड फील्ड्स। तो आप देखिए रिलेटिविटी में जो आपने पढ़ा है उसी चीज का यूज कर रहे हैं ना हम लोग। रिलेटिविटी में चार्ज डेंसिटी ऐसे ही बताया जाता है, चार्ज बाय एरिया होता है, एरिया इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो हमने चार्ज डेंसिटी यहाँ पे निकाल लिया है, वे दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी फील्ड हम लोग निकाल पा रहे हैं। तो इसी अप्रोच को जानते हो मोस्ट ऑफ द बुक्स में यूज किया जाता है, दे यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्जेस अकॉर्डिंग with frame of reference and use the transformation of charges to find the fields. Okay, the first approach is very rarely used in any book. Okay, ये देखो लिखने के लिए तो आसान है but its implementation is actually difficult. Okay, तो first approach भी correct है, ठीक है, लेकिन इसको यूज हमने नहीं देखा है किसी बुक में इस अप्रोच को यूज करते हुए, मोस्टली दे यूज दिस अप्रोच। ओके, तो समझ गया ना। तो देखो इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट, और किसी को कोई डाउट है क्या? चलो ठीक है, तो अब देखिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन का जनरल कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि देखो लेट ई और बी बी द फील्ड्स। अब समझ जाओगे फील्ड्स का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स है विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। एस फ्रेम में फील्ड्स जो है ना वो इतना है, और लेट ई डैश और बी डैश, ठीक है ना, बी द फील्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। सो इट मींस गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम एस डैश फ्रेम से देखते हैं तो फील्ड जो हमें दिख रहा है दैट इज ई डैश एंड बी डैश। ऑलराइट, नाउ वी वांट टू रिलेट दिस टू फील्ड। तो जनरल देखिए इसमें, और v हम लोग मान लेते हैं, v इज इक्वल टू है वेलोसिटी ऑफ s डैश विथ रिस्पेक्ट टू s, ठीक है। तो देखो इफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर represent components of fields parallel and perpendicular to velocity, then देखो अभी हम कुछ दिन पहले हम लोग बाउंड्री कंडीशन पढ़ रहे थे ना, तो बाउंड्री कंडीशन में याद है आप लोग को बोला जा रहा था कि पैरेलल का मतलब क्या होता था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल। उसमें हम लोग बोलते थे पैरेलल मींस कंपोनेंट पैरेलल टू क्या था,
इंटरफेस। हाँ इंटरफेस था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, उसमें पैरेलल का मतलब पैरेलल टू इंटरफेस बोला जा रहा था, और यहाँ पे जो पैरेलल है ना, यहाँ पे पैरेलल का मतलब है कंपोनेंट पैरेलल टू वेलोसिटी, ओके, एंड परपेंडिकुलर मींस कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए इसको एनालाइज किया जाएगा अगर हम लोग यहाँ से, देखिए मतलब एनालिसिस इसी तरीके से किया जाता है, ठीक है। कि देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, आपने देखा ना कि पैरेलल टू वेलोसिटी है, तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम आ रहा था। तो जो भी फील्ड पैरेलल टू वेलोसिटी हो जाएगा ना, दैट फील्ड डजंट चेंज। तो इसी तरह से एनालाइज करके ये बात देखो हम लिख रहे हैं, ये जनरल कॉन्सेप्ट लिखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एस फ्रेम पैरेलल टू वेलोसिटी, मतलब ऐसे लिख दो, देखो एक मिनट, देखो E dash parallel to velocity will be equal to E parallel to velocity, मतलब in S dash frame electric field parallel to the velocity will be equal to electric field parallel to the velocity in S frame। S dash और S frame का वैल्यू सेम होगा parallel to velocity। उसी तरह से magnetic field in S dash frame parallel to velocity will be equal to magnetic field, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इन एस फ्रेम पैरेलल टू वेलोसिटी। तो पैरेलल कंपोनेंट हमेशा दोनों फ्रेम में सेम होंगे। पैरेलल का मतलब हो गया कंपोनेंट पैरेलल टू वेलोसिटी, ओके। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ना, वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है, देखो ई डैश परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू, ठीक है ना, ई डैश परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू ई परपेंडिकुलर, ठीक है, ई परपेंडिकुलर और प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर और बाय c स्क्वायर। सो दिस इज हाउ e डैश परपेंडिकुलर फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है ना। और ये जो है ना b डैश इज इक्वल टू हो जाता है b डैश परपेंडिकुलर जो आता है दैट इज b परपेंडिकुलर, ठीक है, b परपेंडिकुलर माइनस v क्रॉस e और डिवाइडेड बाय c स्क्वायर होगा, और डिवाइडेड बाय फिर रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आप नोटिस करोगे इसमें हमने वेक्टर नहीं लिखा है, ठीक है ना, बट हियर आई हैव रिटन वेक्टर। इसका रीजन देखो हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। देखिए पैरेलल का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से है तो पैरेलल हो गया। पैरेलल तो मतलब एक ही कंपोनेंट हो सकता है ना, पैरेलल दो कंपोनेंट पैरेलल नहीं हो सकता है। बट सी इफ दिस इज वेलोसिटी देन दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर एंड दिस डायरेक्शन इज ऑल्सो, इधर का जो डायरेक्शन होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा, ये डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर है। So perpendicular direction can be many perpendicular direction हो सकते हैं, but out of those many perpendicular directions at least two components will be independent of each other। तो मतलब यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि this perpendicular directions will contain two components of fields, okay। मतलब जैसे अगर velocity x direction में, तो आप बोल सकते हो y component as well as z component both are perpendicular to velocity। तो यहाँ पे two components आ रहे हैं ना, तो that's why this relation is a vector relation, ठीक है ना। तो ये एक वेक्टर रिलेशन है, ठीक है। ऑलराइट, तो हम लोग देखिए, ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखा गया है, ऑलराइट। तो ये जनरल फॉर्मूला है। अब जानते हो देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि एक्स, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हाउ एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड ट्रांसफॉर्म, हाउ वाई कंपोनेंट ऑफ फील्ड ट्रांसफॉर्म। तो एक्चुअली जानते हो देखो, जब हम लोग रिलेटिविटी पढ़ते हैं ना, तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं कि एक्स डैश इक्वल टू होता है एक्स माइनस वी टी और इंटू गामा, ठीक है। y डैश इक्वल टू होता है y, z डैश इक्वल टू z हो गया, t डैश इक्वल टू हम लोग लिखते हैं t माइनस x इंटू वी बाई सी स्क्वायर एंड गामा। तो जानते हो देखो रिलेटिविटी में these relations you know are very simple relations, but here you know what happens if you try to memorize the transformation formula for components x component y component और z component, तो आपको मतलब ये चांस है कि you will make mistake, okay। So that's why we do not try to memorize components, transformation relation for components, okay, x component, y component or z component, because that somehow you know you will make some mistake in writing plus or minus sign, मतलब उसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप x कंपोनेंट y कंपोनेंट को मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स में देखोगे ना, तो मोस्टली एक्चुअली डिस्कशन इस तरह से दिया रहता है, इसका दिस काइंड ऑफ डिस्कशन इज गिवन, और फिर उसके बाद x कंपोनेंट y कंपोनेंट लिखा होता है।
तो जानते हो देखो उसमें क्या प्रॉब्लम जानते हो क्या होती है, देखो प्रॉब्लम हम आपको बता देते हैं। आप सभी जानते हैं कि व्हेन आर दीज फॉर्मूले वैलिड इन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, you all know that under what condition these formulae are valid, याद है ना? ये इसके लिए कंडीशन क्या होता है, इसमें ये होता है ना कि फ्रेम x डायरेक्शन में S dash is going in which direction? X डायरेक्शन। हाँ, अब अगर क्या बोलते हैं S डैश जा रहा है मान लो Y डायरेक्शन में, तो फिर आप जानते हो ना, आप ऐसे कर देते हो Y डैश इक्वल टू Y माइनस BT एंड मल्टीप्लाइड बाय गामा, ठीक है, एंड हियर यू राइट X डैश इक्वल टू X and Z dash equal to Z. So you know how to just change this transformation when direction of the S dash frame changes. लेकिन यहाँ पे जानते हो अगर हम components लिख देंगे ना, अब फिर हम बोल देते हैं कि suppose S dash frame is going in Y direction, X के लिए हमने लिख दिया और अब हम बोलते हैं कि S dash frame is going in Y direction, तो जानते हो आप मिस्टेक कर दोगे उसमें, जानते हो इस तरह का सिंपल सा चेंज नहीं आता है, ठीक है। So that's why you should not memorize those formulae, ठीक है ना, वो फॉर्मूला मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको मेमोराइज बस इतना ही करना है दिस फॉर्मूला। अब इसको यूज करके हम लोग कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा हम जो है ना एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, हम भी बहुत दिनों के बाद ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, लगभग 4-5 महीने के बाद, तो हमें भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि यहाँ पे प्लस होता है कि यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है ना। एक मिनट अभी, अच्छा मेरे पास यहाँ पे कोई बुक भी नहीं है, मोस्टली यही होता है जानते हो, जस्ट अ मिनट, अभी हम बता देते हैं थोड़ा सा सर्च करके, वो प्लस माइनस का कभी कभी हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कहीं देखा है आप लोगों ने लिखा हुआ पहले? अभी बता रहे हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है जानते हो, यही होता है, ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार फिर भी, यही है सर। यही है ना, दिख गया कहीं पे? हमें अभी नहीं दिखा है कहीं। देखिए पीडीएफ पे देखो। चलो ठीक है, अभी हम एक एरोडोव की बुक में लिखा हुआ है ये फॉर्मूला, जानते हो, उसको हम डाउनलोड कर रहे हैं, अगर वो डाउनलोड हो जाएगा तो वहां से देख लेंगे, ठीक है ना। चलो अभी फॉर द टाइमिंग तो मान लेते हैं कि यही होता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, दिस इज इन एस फ्रेम, दिस इज इन एस डैश फ्रेम। अब हम लोग देखो कंपोनेंट, ठीक है, तो मतलब कंपोनेंट्स या ऐसे लिख देते हैं कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ फील्ड्स, ठीक है, कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ फील्ड्स हम लोग अब ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, इन टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। So we are writing here Cartesian component of fields। तो ये डाउनलोड नहीं हुआ अभी तक, एक मिनट देखें क्यों नहीं हो रहा डाउनलोड। हमारा नेट स्लो है लग रहा है, इसलिए डाउनलोड। चलो ठीक है, तो देखो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ फील्ड्स इन टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा कि अगर हमें कार्टेशियन कंपोनेंट लिखना है ना, तो हम जैसे मान लेते हैं, ये कहते हैं कि सपोज ये एस फ्रेम है और ये एस डैश फ्रेम है, ठीक है ना, एस डैश, और एस डैश इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। तो वेलोसिटी देखिए हम लोग एक्स डायरेक्शन में एज्यूम कर चुके हैं, तो इसका मतलब अगर देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे फील्ड इस तरह से है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा ना, ये ई एक्स जो होगा दैट इज पैरेलल टू वेलोसिटी होगा, ठीक है ना। सो ई एक्स इज पैरेलल टू वेलोसिटी, तो इसलिए क्या होगा इस सिचुएशन में कि यहाँ पे हम लिखते रहे कि एस डैश मूव्स इन एक्स डायरेक्शन, तो इस केस में जानते हो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऐसा होगा ई एक्स डैश इक्वल टू ई एक्स। अगर जैसे फील्ड इधर है ना, तो उसका एक्स कंपोनेंट दोनों फ्रेम में सेम हो जाएगा, ठीक है ना।
उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का बी एक्स डैश जो होगा ना दैट विल बी इक्वल टू बी एक्स, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि पैरेलल कंपोनेंट जो है ना सेम होता है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है ना। तो ये ऐसा आ जाएगा। अब हमें क्या अगर y पता करना है, y और z, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए ये फॉर्मूला लिखा है ना हमने, तो ये बेसिकली ऐसे लिखेंगे यहाँ पे ई डैश परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर और प्लस v क्रॉस b, ठीक है, और इनटू इसको ऐसा करो गामा लिख दो 1/√1 - v²/c²। तो अब जानते हो क्या किया जाएगा यहाँ पे, ई डैश परपेंडिकुलर, देखिए वेलोसिटी इज इन एक्स डायरेक्शन, सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब होता है कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो इसमें आपको ऐसे लिखना होगा y प्राइम ई वाई प्राइम्ड जे कैप और प्लस ई जेड प्राइम्ड और के कैप, ये लिखोगे तो यहाँ पे फिर वैसे ही आ जाएगा ई वाई, ठीक है ना, ई वाई जे कैप और प्लस ई जेड और के कैप, ठीक है, और प्लस यहाँ पे वेलोसिटी देखो आई कैप में है और क्रॉस बी को आप ऐसे लिख दोगे बी, यहाँ पे देखो बी जो है ना ये फुल बी लिखा हुआ है, इसमें ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर पैरेलल ऐसा कुछ नहीं है, टोटल बी लिखा हुआ है। तो ये बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड और के कैप ऐसे लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, और फिर मल्टीप्लाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाइड में ऐसे गामा लिखा हुआ था ना, वो गामा लिख दिए, ठीक है ना। नाउ जस्ट a little calculation is required। देखिए यहाँ से ई वाई डैश जे कैप और प्लस ई जेड डैश और के कैप लिखा गया है। अब इसको गामा टाइम्स, अब हम देखिए यहाँ पे, अच्छा इसको भी तो ऐसे लिखना होगा ई वाई जे कैप और प्लस ई जेड के कैप, ई जेड के कैप प्लस, अब हम मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हैं। देखिए आई क्रॉस आई विल बी 0, तो यहाँ से भी और ये आई क्रॉस आई 0 आ जाएगा, आई क्रॉस जे करोगे तो के आ जाएगा, तो बी वाई के कैप हो गया, ठीक है ना, आई क्रॉस जे से बी, तो यहाँ पे बी वाई के कैप और आई क्रॉस के विल गिव यू माइनस जे, तो माइनस बी जेड और जे कैप, ठीक है। अब आप दोनों साइड से एक्स जे कैप और के कैप का कंपोनेंट इक्वेट कर देंगे, तो देखिए यहाँ से जे कैप इक्वेट करोगे तो ई वाई डैश आ जाएगा, सो दैट इज गामा टाइम्स एंड हियर यू गेट ई वाई एंड हियर यू गेट जे, तो माइनस वी बी और इंटू बी जेड, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आ रहा है, दैट्स द वाई कंपोनेंट, दिस इज हाउ वी वाई कंपोनेंट ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है ना। और उसी तरह से के कैप का कंपोनेंट इक्वेट करोगे ना, तो ई जेड डैश यू सी हियर ई जेड डैश विल बी इक्वल टू, वी आर इक्वेटिंग के कंपोनेंट, तो यहाँ पे आ गया गामा और इंटू ई जेड और दिस इज प्लस वी बी वाई और इंटू, ठीक है ना, वी बी वाई प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसी इसमें वही यही बात होती है कि कहीं पे माइनस आ रहा था तो कहीं पे प्लस आ जाता है, ठीक है ना। तो ये माइनस प्लस को ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसमें, ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये इस तरह से तो एग्जाम में जानते हो कंपोनेंट के क्वेश्चन भी पूछे गए, मतलब नेट एग्जाम में भी आया है क्वेश्चन कंपोनेंट का, तो इसमें देखिए इतना कैलकुलेट करना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला अगर याद रहता है ना तो इससे आप कंपोनेंट इजीली निकाल सकते हो। तो आप लोग ऐसा करिए कि बी का फिर ऐसे खुद से निकाल के देख लीजिए, ठीक है ना, जैसे बी एक्स डैश इक्वल टू बी एक्स हो गया, ठीक है ना, बट बी वाई और बी जेड का खुद से लिख लो आप लोग सभी लोग, ठीक है ना, देखो कितना आ रहा है, फिर से इस रिलेशन को यूज करो, बी डैश परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी परपेंडिकुलर, ठीक है ना, माइनस v क्रॉस ई, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय c², ठीक है, और फिर रूट अंडर 1 - v²/c²। So now do the same thing here, okay, for perpendicular component you will write y component and z component everywhere, ठीक है, और उससे फिर y component इक्वेट कर दो, you will get j cap और k cap इक्वेट कर दो, then you will get the answer। देख लो कितना आ रहा है सभी का। सर यहाँ पे हमने जो ई और बी है वो दोनों एक्स डायरेक्शन में ही मानी है। क्या कह रहे हो, ई और बी? अरे ई और बी एक्स डायरेक्शन में नहीं माने हुए हैं, देखो ई का डायरेक्शन में जैसे दिखा रहे थे ना कि मान लो एस फ्रेम से देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी अदर डायरेक्शन में तभी तो उसके 3 कंपोनेंट ले रहे हैं ना, एक्स भी ले रहे हैं, वाई भी ले रहे हैं और जेड भी ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में कैसे हो गया? यस सर, ओके। हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है ना, फील्ड कैन बी इन एनी डायरेक्शन, ओके, ठीक है, तो ठीक है यही रिलेशन है, ठीक है ना।
ये रिलेशन हम जो लिखे हुए हैं ना यहाँ पे करेक्ट है, यही रिलेशन है। ऑलराइट, तो अब इससे हम लोग z समझ रहे हो ना, जब तीनों कंपोनेंट आप लिख रहे हो ना तो इसका मतलब आपको डायरेक्शन पता नहीं है, आप ये नहीं बता रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है। वी आर राइटिंग x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एज वेल एज z। अगर x डायरेक्शन में होगा तो सिर्फ उसमें x कंपोनेंट आ जाएगा ना, या y डायरेक्शन में होगा तो सिर्फ y कंपोनेंट होगा। तो वी आर नॉट स्पेसिफाइंग ऐसे। यहाँ पे देख लो हम डायरेक्शन ऐसे दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में है, सो इट विल हैव सम x कंपोनेंट, इट विल हैव सम y कंपोनेंट, इट मे हैव सम z कंपोनेंट। तो हम ये सिर्फ बोल रहे थे यहाँ पे कि इसका x कंपोनेंट जो होगा ना दैट विल बी पैरेलल टू वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना कि कंपोनेंट ऑफ फील्ड्स पैरेलल टू द वेलोसिटी डजंट चेंज, ठीक है ना। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है, if you move from one frame of reference to another frame of reference, then component of field parallel to velocity does not change। बस ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, on transforming from one inertial frame of reference to another, ठीक है, component of fields parallel to velocity of frame, component of field parallel to velocity of frame does not change। ये चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, it doesn't change। So that's the concept, okay। So on transforming from one inertial frame of, ठीक है, only पर ऐसे लिख दो, only perpendicular component changes, सिर्फ perpendicular component चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये आप सभी ने लिख लिया ना, पर इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ रहा है। चलो आप लोग भी बता दो। बी हम लोग यहाँ पे अगर बी वाई डैश लिखते हैं तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, कौन बताएगा। एक मिनट रुको, हाँ चलिए बताइए, बी वाई डैश क्या आ रहा है। गामा बी वाई गामा बी प्लस वाई प्लस बी अपॉन सी स्क्वायर इनटू ई जेड। बी अपॉन कहाँ से आ गया, बी में यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। सर वेलोसिटी अच्छा वेलोसिटी वी और अपॉन सी स्क्वायर इनटू ई जेड, अपॉन सी स्क्वायर और बी जेड ई जेड। अच्छा अच्छा हाँ ई जेड आएगा, ठीक है। और बी जेड डैश में कितना आ रहा है, गामा इंटू सर बी जेड तो आएगा, हाँ बी जेड और माइनस बी बाई सी स्क्वायर और इंटू ई वाई। इतना आ रहा है क्या सभी लोग, देख लीजिए सभी लोग का ये आ रहा है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके अब हम लोग देखो यहाँ पे नेक्स्ट, तो बस ये सब बिल्कुल हमको भी याद नहीं है, समझ रहे हो ना, ये हमने कभी कोशिश भी नहीं करी इसको मेमोराइज करने का, ठीक है ना। इनफैक्ट जानते हो एक बात बता रहे हैं कि जब तक हम इस फॉर्मूले को देखते थे ना, ये फॉर्मूले क्योंकि हम भी जब इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश किए ना तो फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली ग्रिफिथ से पढ़े। तो जब ग्रिफिथ से हम इस पढ़े इसके वाई कम, ठीक है ना, इसमें पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव, मतलब। और फिर जानते हो इसका अगर हम एस डैश फ्रेम का डायरेक्शन चेंज करते हैं ना, ये सारे रिलेशन कब वैलिड है, जो ये जो रिलेशन लिखा गया है, रिमेंबर ऑल दिस रिलेशंस आर वैलिड। ये सभी रिलेशन जो है ना ये सभी वैलिड है इफ एस डैश मूव्स इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो अब जानते हो देखो आपके पास पता है फॉर्मूला, इफ एस डैश मूव्स इन एक्स डायरेक्शन ये होगा। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी द फॉर्मूला इफ एस डैश मूव्स इन वाई डायरेक्शन, ओके। तो आप क्विकली नहीं बता पाओगे, यू विल हैव टू थिंक अबाउट द साइन आल्सो, some of these signs will change actually, okay। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जैसा नहीं है, it is not exactly similar to लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, okay। So that's why it is somewhat difficult, okay, or sometimes we may make mistake if we memorize these relations, okay। तो स्टार्टिंग में मुझे भी इसीलिए डिफिकल्ट लगता था ये, ठीक है ना। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अगर हम ये रिलेशन याद कर लेना तो फिर कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है ना। इस रिलेशन से हम फिर किसी भी रिलेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये बस तो फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन का बस ये दो कॉन्सेप्ट है, ओके। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट्स वी विल बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब देखो फ्रॉम, ठीक है, देखो सम इनवेरिएंट रिलेशंस, ठीक है ना। सम इनवेरिएंट रिलेशन देखो यूजिंग अबव ट्रांसफॉर्मेशन, अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा है ना,
using above transformations we can show that, हम लोग ये शो कर सकते हैं यूजिंग अबव ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन शो दैट कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट निकालते हो ना इन एस डैश फ्रेम, तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एस फ्रेम। ठीक है, कैन यू शो इट? इसको शो कर सकते हो आप? जन तो देखो इसको शो करना आसान है, हम क्या करेंगे, देखिए आप डॉट प्रोडक्ट जब लिखते हो ना, व्हेन यू राइट डॉट प्रोडक्ट, हाउ डू यू राइट इट? यू राइट इट लाइक दिस, ई एक्स डैश, फिर यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स डैश, मतलब एक्स कंपोनेंट दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर वाई कंपोनेंट दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर दोनों का जेड कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब हम जानते हो इफ वी स्टार्ट विथ आरएचएस वी शुड बी एबल टू ऑब्टेन, सॉरी इफ वी स्टार्ट विथ एलएचएस वी शुड बी एबल टू ऑब्टेन एलएचएस, है ना? और बार बार उल्टा बोल दिया, ठीक है, चलो एलएचएस से स्टार्ट करोगे आरएचएस आ जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए एलएचएस से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, पहला टर्म इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट ई एक्स डैश बी एक्स डैश ई वाई डैश प्लस ई वाई डैश बी वाई डैश प्लस ई जेड डैश बी जेड डैश। समझ में आ रहा है ना सभी को? ऐसे लिखोगे। अब आप देखो ई एक्स डैश की जगह ये लगा दोगे, ई एक्स डैश की जगह ई एक्स बी एक्स डैश बी एक्स, एंड देन ई वाई डैश विल बी दिस मच, ई जेड डैश विल बी दिस मच। ओके, सो व्हेन यू पुट ऑल दिस थिंग्स, ओके, एंड यू डू सिंप्लीफिकेशन, तो अल्टीमेटली जानते हो क्या आएगा? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट ई एक्स into bx plus ey into by plus ez into bz। ओके, तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू e डॉट b। ठीक है, तो ये ऐसा आ जाएगा। आप लोग को समझ में आया प्रूफ इसका? देखो समझना बहुत जरूरी होता है, मतलब आप प्रूफ करो या नहीं करो, बट एटलीस्ट यू शुड नो हाउ इट इज डन। ओके, अगर ये प्रूफ कभी किसी ने बोल दिया हमें करने के लिए, तो हमें ये नहीं है कि हम उसको बता नहीं पाए। जैसे मान लीजिए इंटरव्यू में पूछा जाए, अगर मान लीजिए इंटरव्यू में कभी आपने ये रिलेशन यूज कर दिया किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो जानते हो आपसे क्या बोलेंगे, कैन यू प्रूव इट? तो पहला तो आंसर आपसे पूछेंगे यस और नो। अगर आपने बोल दिया ना कि यस आई कैन प्रूव इट, दे विल आस्क यू हाउ यू विल डू इट। तो आपको करना नहीं होता प्रूफ, यू कैन जस्ट टेल देम वर्बली कि आई विल डू इट इन दिस मैनर। ओके, बस हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आया वर्बल जो एक्सप्लेनेशन हमने दिया कि कैसे प्रूव होगा? इज दिस क्लियर टू ऑल? No, sir. ठीक है, तो हम लोग अब तो इसको No, प्रूफ sir. करना नहीं हुआ। देखो इसको ऐसे, इसमें क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कोई भी वेक्टर ए डॉट बी होता है, तो इसको कैसे लिखते हो, ए एक्स बी एक्स ऐसे लिखते हो ना, ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड और बी जेड, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो अगर डैश लगा हुआ है यहाँ पे तो डैश लगा दोगे ऐसे, ठीक है ना, डैश लगा देंगे। अब यहाँ पे जैसे ई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए की जगह पे ई आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख दोगे ई, तो यहाँ पे भी ई आ जाएगा, मतलब चलो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ई आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या होगा, ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाएगा ना बेसिकली, ई एक्स डैश बी एक्स डैश और प्लस ई वाई डैश बी वाई डैश और प्लस ई जेड डैश और बी जेड डैश। तो देखो ये एलएचएस है, एलएचएस जब हम लिखेंगे ना तो इतना होगा। अब आप यहाँ पे ई एक्स डैश बी एक्स डैश का वैल्यू पुट करोगे, आपके पास वैल्यू निकला हुआ है ना, ई एक्स डैश कितना है, ई एक्स डैश इज ई एक्स और बी एक्स डैश आपने निकाल लिया है, बी एक्स डैश इज बी एक्स, ई वाई डैश यू हैव कैलकुलेटेड, बी वाई डैश यू हैव कैलकुलेटेड, ई जेड डैश बी जेड डैश सब कुछ पुट करो, थोड़ी देर कैलकुलेशन करो, यू विल फाइनली गेट फाइनल रिजल्ट। यहाँ से कितना आएगा, ये आपको फाइनली दे देगा इतना, ई एक्स बी एक्स। अच्छा ये वाला टर्म तो ऑब्वियस है, ई एक्स डैश ई एक्स इक्वल है अभी हमारे डिस्कशन में, बी एक्स डैश बी एक्स इक्वल है, और प्लस यहाँ से आ जाएगा ई वाई बी वाई और प्लस यू विल गेट ई जेड एंड बी जेड। अब बताइए अगर इतना आ गया तो ये क्या है, जिससे डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट बी आ जाएगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा आपको ई डॉट बी। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब प्रूफ करना जरूरी नहीं है, बस समझ में आना चाहिए कि कैसे करेंगे। हम यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पे लिखा गया है, ये देखो ये ई एक्स डैश का वैल्यू पुट करेंगे, ई वाई डैश का पुट करेंगे, ई जेड डैश बी एक्स डैश बी वाई डैश बी जेड डैश सबको पुट के कैलकुलेट करेंगे ना, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, तो देखो हमने क्या लिखा है, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन अब ट्रांसफॉर्मेशंस वी कैन शो दैट। तो एक तो ये शो कर सकते हैं, दूसरा ये भी हम शो कर सकते हैं, ई डैश स्क्वायर सी बी डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब देखो फिर से अगर बात होती है कि इसको कैसे प्रूव करोगे, हाउ विल यू प्रूव इट, फिर से वही बात होगी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस, ई एक्स डैश स्क्वायर ई वाई डैश स्क्वायर और प्लस ई जेड डैश स्क्वायर माइनस फिर सी स्क्वायर आ जाएगा, और फिर बी को भी ऐसे लिख सकते हो आप, बी एक्स डैश स्क्वायर बी वाई डैश स्क्वायर बी जेड डैश स्क्वायर। यू विल पुट वैल्यू ऑफ ऑल दिस थिंग्स, you will do some simplification and ultimately you will get this result।
ऑलराइट। तो ये सभी प्रूफ करना बहुत आसान है, ठीक है ना, दिस प्रूफ आर वेरी इजी बट इट रिक्वायर्ड सम कैलकुलेशन एक्चुअली। तो समझ में आ गया ना सभी को? तो बस ये दो रिलेशन जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस, यू मस्ट कीप दिस इन माइंड। ऑलराइट, अब देखो थोड़ा सा डिस्कशन बता रहे हैं, ठीक है ना, डिस्कशन, ठीक है। देखिए हम लोग इस रिलेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ई डैश, हम लोग ई डैश डॉट बी डैश इज इक्वल टू होता है ई डॉट बी, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली फील्ड, दीज आर द फील्ड्स इन एस फ्रेम एंड यू कैन से दीज आर द फील्ड्स इन एस डैश फ्रेम। तो देखो जैसे अगर एस फ्रेम में कोई भी एक फील्ड जीरो है, अभी आपने देखा ना, जैसे ये एग्जांपल जानते हो, इसीलिए आपको बताया गया था ये एग्जांपल, ताकि थोड़ा आप रिलेट कर पाओ। जैसे देखिए यहाँ पे एस फ्रेम में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है बट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, so therefore dot product of the two will be zero actually. So this relation says that if dot product in one frame is zero, then dot product in another frame will also be zero. लेकिन आप देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने निकाला ना ये, see here in S frame the one field was zero but in S dash frame both the fields are non-zero. देखो ये E dash है और this is B dash, both the fields are non-zero. तो जानते हो ये दोनों नॉन जीरो है लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, ओके, दैट मींस द टू फील्ड्स इन एस डैश फ्रेम विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। तो ये बेसिकली यहाँ से देखिए कंक्लूजन निकलता है कि इफ, पहला कंक्लूजन ये है कि इफ इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये लिखा हुआ शॉर्ट में, एफ आर मींस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इफ इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस वन फील्ड vanishes, one field vanishes, then in another inertial frame of reference, यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा है ना वो inertial frame का ही है, because it is related to relativity. So then in another, in means with respect to, ठीक है, in another frame of reference, ठीक है, the two fields will be perpendicular to each other, ठीक है। मतलब एक फ्रेम में अगर कोई भी फील्ड वैनिश कर गया ना तो दूसरे फ्रेम में दोनों फील्ड नॉन जीरो भी अगर होंगे देन दे विल बी डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके, मतलब ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। नाउ यू सी in one frame suppose this dot product is positive, then obviously in another frame will also be dot product will be positive, okay. So if in one inertial frame of reference angle between E and B is acute, acute means less than 90 degree, ठीक है, less than 90 degree, then with respect to all other inertial frame of reference angle between fields will be acute, ठीक है। नाउ तो आप समझ गए ना कि इसको चलो हम ऐसे लिख देते हैं, मतलब इतना बार बार सेंटेंस लिखने का जरूरत नहीं है। तो एक फ्रेम में अगर मतलब एंगल जो है ना, देखो बोला गया कि इन वन फ्रेम एंगल इज एक्यूट, तो एक्यूट है तो दूसरे फ्रेम में भी क्या होगा, एक्यूट होगा। अगर एक में मान लो ऑब्ट्यूज हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया तो दूसरे में भी ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ठीक है ना, दिस विल बी ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मींस ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा है कि जैसे एस और एस डैश मान लो हम ऐसे लिख देते हैं, तो एस और, ठीक है ना, तो एस और एस डैश में अगर क्या बोलते हैं एंगल, जैसे मान लीजिए एक में लेस देन 90 डिग्री है, एंगल बिटवीन द फील्ड्स इज, सॉरी ऐसे ग्रेटर, ये तो ग्रेटर देन 90 हो गया ना, तो मतलब एंगल मान लो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो इसमें भी थीटा डैश जो होगा ना दैट इज लेस देन 90 डिग्री होगा। इसमें अगर मान लीजिए थीटा डैश, सॉरी थीटा जो है ग्रेटर देन 90 है, तो इसमें भी थीटा डैश जो है ग्रेटर देन 90 आएगा। अगर इसमें थीटा 90 है तो इसमें भी थीटा 90 होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इफ टू फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विथ रिस्पेक्ट टू वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, the two fields will always be perpendicular to each other with respect to any frame of reference, okay. तो इसका मतलब ये है कि देखो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि in electromagnetic wave electric field magnetic field perpendicular to each other होते हैं, मतलब transverse in nature होते हैं। इसका मतलब electromagnetic wave transverse in nature with respect to all inertial frame of reference होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि electromagnetic wave
किसी एक फ्रेम में ट्रांसवर्स है तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसवर्स नहीं होगा, दैट इज नेवर पॉसिबल। ओके, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। ऑलराइट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिस्कशन हो गया रिलेटेड टू फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो जानते हो बस इतना ही कॉन्सेप्ट से बनता है, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब इससे ज्यादा के लिए बस हमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, तो देखो अब हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। सर सर हमने एक ऊपर एक रिलेशन देखा था, ये ई प्राइम स्क्वायर मैंने सी स्क्वायर बी प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू जो एस फ्रेम वाले उस क्वांटिटी के इक्वल होता है। तो सर एक हमने रिलेटिविटी में भी, क्या कह सर रहे हो? ऊपर वाला जो रिलेशन है, हाँ, एक मिनट, ये वाला रिलेशन, ये सर, तो हाँ। इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जैसे पोजीशन वेक्टर हमने रिप्रेजेंट किया था उसके अंदर रिलेटिविटी में, और अगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर नहीं, टाइम वो से ऐसे देखने में ऐसा लग रहा है, वो मतलब एग्जैक्ट सिमिलरिटी नहीं है इसमें। हम बताए ना पोजीशन, और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि देखो रिलेटिविटी में आप पढ़ते हो ना कि यू इन रिलेटिविटी, मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यू डू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। सो द सिमिलर, मतलब इसमें एग्जैक्ट सिमिलरिटी जो आती है ना, वो वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल में आता है। मतलब पोजीशन के जैसा वेक्टर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्म होता है और टाइम के जैसा स्केलर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों देखो पोजीशन एंड टाइम टुगेदर फॉर्म 4 वेक्टर, ये 4 वेक्टर होता है, ठीक है ना। और ये भी जो है ना 4 वेक्टर बनाता है, दिस आल्सो फॉर्म्स 4 वेक्टर, ठीक है ना। उसी तरह से देखो मोमेंटम और एनर्जी, ठीक है ना, मतलब डायमेंशन दोनों का सेम कर दिया जाएगा बाद में, अभी जस्ट ऐसे ही बता रहे हैं। तो ये भी 4 वेक्टर बनाता है, 4 वेक्टर। तो इन सभी का ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना एक जैसा होता है, ठीक है ना। दीज थिंग्स हैव सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन, इज दैट ओके? तो ये नहीं कह सकते हो कि पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा, दैट यू कांट से। ओके, वो देखने में वो रिलेशन एक जैसा है, ठीक है ना, मगर ठीक है, एक रिलेशन तो ऐसा भी बताया गया था ना उसमें, याद है आप लोग को, रिलेटिविटी में ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर, ये क्वांटिटी भी रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट क्वांटिटी है। मतलब इसको आप एस डैश फ्रेम में निकालोगे और इसी को आप एस फ्रेम में निकालते हो तो ये भी इक्वल आता है, तो ठीक है ना। तो ये रिलेशन भी तो पढ़े थे। तो मतलब उस तरह से सिमिलरिटी नहीं देखा जाता है, सिमिलरिटी यहाँ पे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे देखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन इन सभी का एक जैसा होता है, ठीक है ना। ऑलराइट, नाउ यू सी, तो देखो हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप लोग को। अच्छा देखो रिलेटिविटी के मतलब इस तरह से फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन का जो डिस्कशन दिया हुआ होता है ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सी का वैल्यू 1 लिया हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए गॉसियन यूनिट लिख दिया, तो गॉसियन यूनिट अगर कभी भी लिखा जाएगा ना, तो उसमें सी इक्वल टू 1 लेना पड़ता है, 1 लेकर के फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ये चीज मेंशन कर दे रहे हैं, अगर जैसे गॉसियन यूनिट लिखा होगा ना, तो वहां पे सी इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखो हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं। इसमें जो है ना एक ही असाइनमेंट में सब अच्छा रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स करके एक असाइनमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें क्वेश्चन जानते हो, मतलब इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आए हैं ना कि मतलब स्टूडेंट ने अगर एक बार भी पढ़ा होगा ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा देखो ये सभी आप लोग समझते हो ना, जस्ट ए मिनट, देखो अगर हम ऐसे लिखते हैं ना, देखो दिस काइंड ऑफ रिलेशन जब लिखा जाता है, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, सी व्हेन वी राइट दिस काइंड ऑफ रिलेशन, जैसे ये हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, कि इस एस डैश फ्रेम में डॉट प्रोडक्ट और एस फ्रेम में डॉट प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब इसको फिर हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं ना कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ये कहा जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो इनवेरिएंट है। उसी तरह से आप ये कहोगे कि दिस क्वांटिटी, ठीक है ना, दिस क्वांटिटी इज इनवेरिएंट अंडर, क्योंकि जितना ये है उतना ये आ गया, एग्जैक्टली फॉर्म सेम है। तो आप ये कह सकते हो, मतलब यहाँ पे देखिए आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि अंडर, हम ऐसे कह सकते हैं कि अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ई डॉट बी एंड ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना, दीज आर इनवेरिएंट, ये इनवेरिएंट है, ठीक है, ये दोनों इनवेरिएंट है, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन दिखा रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जैसे लिखा गया है, क्या लिखा गया, इफ in a certain frame of reference E is greater than CB, then E square minus C square is greater than 0, ठीक है ना, less than 0 in any other frame of reference। तो देखो ऑब्वियसली ये तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, देखो ये तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये सॉरी ये ग्रेटर देन, ये जो है ग्रेटर देन CB है, तो ये वाला टर्म तो ग्रेटर देन 0 होगा ही, इसमें पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो ही गया। अब बोला जा रहा है इन एनी अदर फ्रेम, तो देखो ये टर्म अगर ग्रेटर देन 0 है ना, तो इन एनी अदर फ्रेम E डैश माइनस सी बी डैश स्क्वायर वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये भी ट्रू होगा। इसमें जानते हो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है और थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आया सभी को? फर्स्ट और थर्ड दोनों करेक्ट होंगे। Yes, sir. ठीक है, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका क्या आंसर होगा? Which of the following is Lorentz invariant, ठीक है ना, तो जैसे हम बता रहे थे ना कि ये क्वांटिटी देखिए E स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस इज लॉरेंट्ज इनवेरिएंट। अब इसमें C हटा दिया गया है, तो फिर हम लोग सिंपली ऐसे बोलेंगे E स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, C को 1 लिख दिया गया है, ठीक है ना। ऑलराइट, अब देखिए जैसे ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, नेट एग्जाम का क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा इसका, देखिए थर्ड का बताइए। D. हाँ, इसमें लिखा है इन a given frame of reference it is found that E and electric field and magnetic field are perpendicular to each other at all points, है ना, मतलब E डॉट भी किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में परपेंडिकुलर है, तो आप डॉट प्रोडक्ट 0 बता रहे हो, तो फिर दूसरे फ्रेम में भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि बताया गया डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू सेम रहता है, तो इसलिए डी आंसर आ गया करेक्ट, ठीक है। अब देख सकते हो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, नेट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसमें देखो ये पूछ दिया इफ E and B are electric field and magnetic field respectively identify the Lorentz invariant quantity, तो आपने ये पढ़ लिया कि दिस क्वांटिटी इज लॉरेंट्ज इनवेरिएंट, डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए जरा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा इस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन जानते हो सी पार्ट में नहीं आता है, सॉरी बी पार्ट में नहीं आता है, ध्यान रखोगे। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके। ऑल दीज आर 5 मार्क्स क्वेश्चन, ओके। ऑल दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन पार्ट सी ऑफ द पेपर, ओके। क्या आएगा इसका ऑप्शन सी आंसर। देखो इसमें क्या लिखा है, रॉड ऑफ लेंथ L carries a total charge capital Q distributed uniformly if this is observed in a frame moving with speed v along the rod, charge per unit length as measured by the moving observer is, ठीक है। तो बस मूविंग ऑब्जर्वर देखिए, जब रॉड रेस्ट में है तो चार्ज उसका लेंथ है, सॉरी उसका लेंथ L है, तो मूविंग ऑब्जर्वर देखेगा तो इसको लगेगा कि रॉड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, तो उसका लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा L रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो फिर चार्ज पर यूनिट लेंथ देखोगे तो चार्ज तो उतना ही रहेगा, लेंथ इतना हो जाएगा, तो सी आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? सी ऑप्शन इसमें आ जाना चाहिए, ठीक है ना, सी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो एक बार थोड़ा सा हम लिख देते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना ऐसा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें ऐसा है, जैसे ये रॉड है, ठीक है ना, दिस इज ए रॉड। अब देखो यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है, ये मान लो इधर जा रहा है, दिस ऑब्जर्वर इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, तो इसको ऐसा दिखेगा ना कि दिस रॉड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, ओके, दिस रॉड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, और ये जो लेंथ होगा ना इसका वो L इंटू रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, दिस लेंथ इज दिस मच, L इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ऐसा होगा। अब आप देखिए ये लेंथ आ गया इसका, ठीक है ना, और चार्ज तो आप जानते हो चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट क्वांटिटी, सो चार्ज विल नॉट चेंज एक्चुअली, ठीक है, सो देयरफॉर चार्ज पर यूनिट लेंथ विल बिकम इक्वल टू L रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है, सो दैट्स द आंसर, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड सी दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 5 मार्क्स फॉर सी पार्ट, ओके, सी पार्ट का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे, तो ये सभी थोड़े बेसिक क्वेश्चंस थे। अब देखो एक दो क्वेश्चन और जो है ना थोड़ा सा कभी कभी स्लाइटली ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए,
क्वेश्चन नंबर 8, एक बार चेक करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, it says the value of electric and magnetic fields in a particular reference frame in Gaussian units are, Gaussian unit बोला गया, c equal to 1 ले लेंगे। तो देखिए इन पर्टिकुलर फ्रेम बोला जा रहा है ना, so that frame will be called S frame, तो वो S frame है। so value of electric and magnetic field in S frame जो दिया हुआ है that is 3x cap plus 4y cap plus and b equal to 3z cap है respectively। अब इसमें बोला जा रहा है an inertial observer moving with respect to this frame measures the magnitude of electric field to be E dash, so magnitude of magnetic field measured by him is, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड, देखिए मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, तो डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो डॉट प्रोडक्ट से आंसर नहीं निकलेगा बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स डायरेक्शन ऑल्सो, उसमें एंगल भी आ जाएगा ना। तो हम लोग दूसरे वाले इनवेरिएंट क्वांटिटी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग ऐसे लिख देंगे ई स्क्वायर माइनस सी को 1 करेंगे तो ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ई डैश स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर, सो फ्रॉम देयर यू शुड गेट द आंसर। ओके, तो देख लीजिए सभी लोग क्या आंसर आ रहा है इसका। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एस फ्रेम में आप बोलोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है इक्वल टू 3x कैप प्लस 4y कैप और b वेक्टर इज गिवन टू बी 3z कैप। अब एस डैश फ्रेम में हम लोग कहेंगे, एस डैश फ्रेम में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो दिया गया है दैट इज गिवन टू बी 4, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है हमें कि कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ओके, सो दैट्स द केस हियर। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ई डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी डैश स्क्वायर। यहाँ पे c इक्वल टू 1 कर देंगे तो इससे आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे ना तो देखिए इसका मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस ये 4 16 16 25 आ जाएगा, है ना 25। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट 25 माइनस b डैश स्क्वायर गिव्स यू 9 इज इक्वल टू e डैश स्क्वायर, देखिए फिर यहाँ पे 16 आ जाएगा माइनस इसको c को 1 कर दोगे यू विल गेट b डैश स्क्वायर। तो ये बेसिकली 16 और 16 कैंसिल हो गया, b डैश स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है, b डैश इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। सो दैट्स ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कितने के हैं ये ध्यान रखेंगे, ऑल दीज आर 5 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है ना, सभी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। आप देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके ठीक है, तो ये सभी बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आप एक जरा इसको देख लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 क्या आ रहा है। या एक मिनट इसको 9 को छोड़ दो, ये बाद में कर लोगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पहले देखो, इधर इधर से देखते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग, 13 क्वेश्चन नंबर 13। So now we are discussing question number 13. ए वाला होगा। कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, यस सर। देखो सभी लोग देखो, और लोग बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। सर ए। ए आ रहा है, इसमें लिखा गया है ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
इज इक्वल टू 29 दिया गया है ना, इन सूटेबल यूनिट्स। तो मतलब सी माइनस हटाया गया है, तो मतलब आप समझ जाओ गॉसियन यूनिट है। इन अनदर इनर्शियल फ्रेम व्हिच मूव्स इन फर्स्ट फ्रेम, E and B are perpendicular to each other. Okay, so E and B are perpendicular to each other, that is mentioned in the question. Okay, so in second frame देखिए magnetic field has a direction k cap, so therefore we can say that electric field will be perpendicular to this magnetic field, क्योंकि in one inertial frame E and B are perpendicular, so in another inertial frame also E and B will be perpendicular. Okay, तो अब आप देखिए इससे तो साफ पता चल गया कि here in second frame magnetic field is in k cap direction, so therefore electric field cannot have k cap component. Okay, क्योंकि k cap अगर होगा तो फिर ये परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि के कैप का डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं आता है, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए ना। तो आप देखिए इसमें बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में आप ऐसे लिखोगे कि ई डॉट बी इज जीरो दिया हुआ है, सो देयरफॉर ई डैश डॉट बी डैश भी जो है ना वो भी जीरो आएगा। मतलब ये होगा कि ई डैश इज परपेंडिकुलर टू बी डैश, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है E इज परपेंडिकुलर टू B, ऐसा दिया हुआ है ना, तो इसलिए हमने ये लिख दिया। अब यहाँ से ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये जीरो हो गया, तो E डैश शुड बी परपेंडिकुलर टू B डैश, देयरफॉर ओनली A और B कैन बी कंसीडर्ड। ये सिर्फ दो ऑप्शन ही हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना, A एंड ओनली A और D कैन बी कंसीडर्ड। इज दैट ओके? Now you see only A और D can be considered, और किसी ऑप्शन को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है E स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि E डैश स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर होता है, तो दिस इज गिवन टू बी 29 और B डैश का वैल्यू दिया हुआ है हियर, B डैश इज गिवन टू बी कितना दिया हुआ है 2√5 k कैप, इतना ही है ना, एक मिनट, हाँ 2√5 k कैप। तो यहाँ से देखिए ई डैश हम लोग निकाल लेंगे, ई डैश स्क्वायर और माइनस बी डैश का मैग्नीट्यूड पुट कर दीजिए यहाँ से, ये 50 आ गया, ठीक है ना। कितना आएगा, नहीं 50 नहीं आएगा, 20 आएगा, कितना आ जाएगा ये, हाँ 20 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ई डैश आप निकालोगे ना तो इधर 49 7 आ जा रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड जो ई डैश का होगा ना वो 7 आना चाहिए। तो इसीलिए दिस इंप्लाइज दैट ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, because option A is giving you magnitude 7 but option D is giving you magnitude 7√2, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ से देखिए मैग्नीट्यूड इसका निकालोगे ना तो √2 आएगा, √2 कैंसिल, सो यू विल गेट मैग्नीट्यूड 7, फ्रॉम हियर यू विल गेट मैग्नीट्यूड 7√2, ठीक है। तो इसीलिए इसका ये आंसर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे इसमें दोनों रिलेशन यूज हो गया कि इसमें डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो इसमें भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो फील्ड परपेंडिकुलर होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड के कैप में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, मैग्नेटिक फील्ड इज इन z डायरेक्शन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी इन xy प्लेन, ओके, ओनली देन द टू फील्ड्स कैन बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑलराइट, ठीक है। तो इसी तरह के देखिए सभी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज रिलेटेड टू कंपोनेंट्स, ओके। सो नाउ कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन एक बार, या ऐसे चलो एक बार ट्राई कर लो, ठीक है ना। बाकी सभी क्वेश्चन जो जितने भी है ना सभी इसी टाइप के हैं। चलो ये कंपोनेंट का डिस्कस कर लेते हैं, लेट अस, because these questions are not related to component, these are related to whole vector, okay, these are related to whole vector, okay, complete vector से related है, only this is related to component, okay। 17 let's discuss। Question number 17, it says electric field due to uniformly charged finite line charge along z axis as observed in the rest frame S of the line charge is this. So in rest frame this is the field, in a frame M moving with constant velocity v with respect to S along z direction, okay, z direction with speed v, the electric field E dash in the following, beta is equal to v by c और gamma equal to ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो एक बार आप लोग देखिए ट्राई करके, ठीक है।
एनीवन? क्या आंसर आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. व्हाट्स द आंसर? तो बेसिक क्वेश्चन है ना, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी। डी। ठीक है, ऑप्शन डी आएगा ना। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ए नहीं आ सकता है। देखो इसमें ऐसा है ना क्वेश्चन कि एक वायर है, ठीक है ना, इस तरह से वायर दिया हुआ है। इस वायर का डायरेक्शन किधर दिया हुआ है? वायर का डायरेक्शन जेड में दिया हुआ है, ठीक है ना। सो दिस वायर इज अलोंग जेड डायरेक्शन। अब देखिए जैसे किसी भी पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ई दिया हुआ है और ये वायर रेस्ट में है। रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। एक मिनट हम लिख लेते हैं देखकर, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड हियर x I कैप प्लस y j कैप और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। सो दैट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर? दिस वायर इज एट रेस्ट, है ना, रेस्ट में है ये। एस फ्रेम से देखा जा रहा है अभी, ठीक है ना। तो फ्रॉम एस फ्रेम वी सी दैट दिस वायर है चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड इट इज एट रेस्ट। सो अगर वायर रेस्ट में तो कोई भी करंट नहीं होगा ना, देयर इज नो करंट। सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड जीरो है यहाँ पे, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। अब आप देखिए हम लोग यहाँ पे ये वेक्टर में दिया हुआ है। अब बोला गया है कि एक दूसरा फ्रेम है, तो दूसरा फ्रेम जो है ना ये एस डैश फ्रेम है और ये किधर जा रहा है? इन विच डायरेक्शन इट इज मूविंग? इट इज मूविंग इन जेड डायरेक्शन। ये देखिए इसकी वेलोसिटी जो है ना वो जेड डायरेक्शन में है। ये देखिए जेड दिया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लोगे, देखो इसमें लिखा गया है ना, इन a frame m moving with constant speed v with respect to s along z direction the electric field E dash is, ठीक है। तो देखिए ये z डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे जानते हो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट जो होगा ना दोनों में सेम होगा। इसमें ऐसा होगा, देखो कंपोनेंट पैरेलल टू वेलोसिटी, कौन सा कंपोनेंट होगा? वेलोसिटी इज इन z डायरेक्शन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड component of electric field which will be parallel to velocity will be z component. So therefore you will get Ez dash is equal to Ez. You will get here Ez dash is equal to Ez. That's what you have here. Okay. Now for perpendicular, so this is basically parallel component. Okay, component parallel to velocity. Okay, that will be same. हम लोग ये जानते हैं ना, E dash parallel is equal to E parallel, and by parallel we mean component parallel to velocity. Okay. Now for perpendicular component we have this transformation. E dash perpendicular is equal to E perpendicular, ठीक है, E perpendicular plus V cross B or multiplied by gamma. That's what we have, 1 by root under 1 minus. Now in first frame of reference you see magnetic field is 0, so we get here E dash perpendicular is equal to E perpendicular or into gamma. That's what we have. Now you see here, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि you see here velocity is in z direction, so component which is perpendicular component का मतलब वो ये होता है यहाँ पे component perpendicular to velocity. Velocity z में है तो component which is perpendicular to velocity will be actually x component and y component. Okay, तो velocity जो है ना, velocity का direction जो है वो z cap है। So perpendicular component का मतलब होगा, perpendicular component मतलब component perpendicular to v, ठीक है ना। तो इसीलिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा ना वो x और y कंपोनेंट हो जाएगा, x y कंपोनेंट। तो यहाँ से एक बार x कंपोनेंट दोनों साइड से इक्वेट होगा तो यहाँ से Ex डैश इक्वल टू Ex इंटू गामा हो जाएगा और यहाँ से Ey डैश इज इक्वल टू Ey इंटू गामा आ जाएगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाट यू गेट। ओके, यहाँ पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक, ये चार्ज रुका हुआ है ना, करंट है यहाँ पे, चार्ज इज स्टेशनरी, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होता है बताइए? मैग्नेटिक फील्ड करंट से प्रोड्यूस होता है ना। अब इस क्वेश्चन में देखिए कहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है करंट जीरो है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है,
इसमें लिखा गया ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन चार्ज along z as observed in the rest frame. रेस्ट फ्रेम में बोला गया है ना, तो चार्ज जो है ना, फर्स्ट जो एस फ्रेम है ना, एस फ्रेम में ये चार्ज रेस्ट में है। तो यहाँ पे जो भी यूज हो रहा है, देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे बिना प्राइम्ड वाले क्वांटिटी एस फ्रेम की क्वांटिटी है ना, तो एस फ्रेम में ये चार्ज रेस्ट में है, इट इज नॉट मूविंग। सो इफ चार्ज इज नॉट मूविंग, देयरफॉर देयर इज नो करंट, एंड इफ देयर इज नो करंट देयर वोंट बी एनी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे जीरो किया गया है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो हियर। ऑलराइट, ठीक है। तो ये सभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। ओके, अब देखो हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। देखो बेसिक छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन ये है, देखो पहले इसको आप लोग आंसर करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन और असाइनमेंट के डिस्कस कर देंगे। देखो एक पार्टिकल इसका चार्ज मान लीजिए क्यू है, मास m है, मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी v। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से लिखा हुआ है, ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी v नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। दिस इज नॉट गिवन इन यूनिफॉर्म फील्ड्स। यूनिफॉर्म फील्ड्स दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू बी E into I कैप। अब मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B into K कैप। So these are the fields. So question is, what are the value of fields in the rest frame of charge particle? ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल के रेस्ट फ्रेम में बताना है कि वैल्यू ऑफ फील्ड क्या होगा। So particle moves with constant velocity in uniform fields, ये फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। Now question is, what are the values of fields, ठीक है ना, what are the values of fields in the rest frame of charge particle? चार्ज पार्टिकल के रेस्ट फ्रेम में बताना है कि फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। That's the question. एक बार ट्राई करके देखिए आप लोग, दोनों फील्ड का वैल्यू बताना है, ठीक है। यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ चार्ज पार्टिकल। मतलब देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज वी मेक ए कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऑलराइट। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ये एक्स और वाई हो गया, तो इस डायरेक्शन में देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पूरे स्पेस में मतलब यहाँ पे आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। हम ऐसे मान लीजिए दिखा देते हैं कि देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, ये पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है ना, सॉरी, ये ऐसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे स्पेस में, ठीक है, इस तरह से। अब पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड भी है, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इन होल स्पेस, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे मान लो डॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए डॉट जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, these dots represent magnetic field. So in whole space there is also magnetic field. Okay, तो ये सब कुछ कहाँ से बताया जा रहा है कि all these things are being told from S frame. ये मान लीजिए कोई S frame है या लैब फ्रेम इसको कह सकते हो, तो लैब फ्रेम से देखने पे ये सब कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मैग्नेटिक फील्ड B है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, तो ये Q है, तो इसमें बोला गया है कि as seen from S frame this charge particle appears to be moving with constant velocity. वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि अगर हम चार्ज पार्टिकल के फ्रेम में ऑब्जर्वेशन करते हैं, इफ वी डू ऑब्जर्वेशन इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, देन व्हाट द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी। ओके, दैट्स द क्वेश्चन। ओके,
आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, ओके? आप लोग थिंक करके इसको आंसर कीजिए, ओके? यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू आंसर इट. You can apply the concept that you learned just now, okay? Or you can apply postulates of special theory of relativity also, okay? Using postulates of relativity, you can answer the question, okay? This question can be very easily answered using postulates of special theory of relativity. चलो देखो हम बताते हैं इसे, ठीक है ना? देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. सॉल्यूशन इन एस फ्रेम वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है? इसका मतलब मोमेंटम जो होगा ना वो कंजर्व्ड है. ये देखो सॉल्यूशन हम जो है ना अभी मेथड 1 कर रहे हैं, ठीक है ना? दिस दो मेथड से देखो हम बता देते हैं. मेथड 1, ठीक है ना? तो ये पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी से देखो मेथड 1 जो है ना यूजिंग पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ये टॉपिक इसीलिए बोला था ना कि ये बेसिकली रिलेटिविटी से रिलेटेड है. देखो पोस्टुलेट से कैसे सॉल्व होगा? पी इज कांस्टेंट, ठीक है? आप लोग बताइए पहले फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है? व्हाट इज फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? laws of physics remains invariant in all frame of reference. लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना? ये बोला जाता है. लॉज ऑफ फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं ना जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना? तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एस फ्रेम में मोमेंटम जो है ना कांस्टेंट है, ठीक है ना? सो दिस इंप्लाइज दैट इन एस डैश आल्सो पी डैश जो होगा ना मोमेंटम का वैल्यूज चेंज हो जाएगा मगर वो कांस्टेंट आएगा. मतलब आप ऐसे कह सकते हो ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक लॉ है ना, ठीक है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कि इफ इन एस फ्रेम मोमेंटम इज कंजर्व्ड देन इन एस डैश फ्रेम आल्सो मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, ठीक है ना? तो इसमें कांस्टेंट है एस फ्रेम में तो इसमें भी कांस्टेंट हो गया. अब देखिए मोमेंटम कांस्टेंट तभी होता है ना जैसे आप देखिए यहाँ पे ऐसे कहोगे कि बेसिकली मोमेंटम होता है बेसिकली मोमेंटम कांस्टेंट है ना तो dp डैश बाई dt डैश, है ना? ये निकालोगे तो जीरो हो जाएगा. तो मतलब एस डैश फ्रेम में फोर्स जो होगा ना वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना? इन एस डैश फ्रेम फोर्स विल बी जीरो, ठीक है? एस फ्रेम में फोर्स जीरो है, ठीक है ना? हियर इन एस फ्रेम आल्सो फोर्स इज जीरो, ठीक है ना? तभी तो ऐसा हो सकता है, ठीक है? अब आप देखिए यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे अगर इस तरह से देखें फोर्स जीरो करना है तो फोर्स इक्वल टू ऐसा होता है ना Q
ई डैश लिखोगे और प्लस क्यू वी डैश क्रॉस बी डैश, दैट इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हम लोग इस तरह से लिख देंगे, इज दैट ऑल राइट। तो देखिए यहाँ से क्यू ई डैश, अब देखिए हम लोग इस ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, इन एस डैश बोल दिया हमने, लेकिन ये कैलकुलेशन बोला गया है इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ, ठीक है, इसमें बोला गया ना व्हाट आर द फील्ड्स, सॉरी वैल्यूज ऑफ फील्ड्स इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ चार्ज। तो इन द, देखो इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ चार्ज, चार्ज के रेस्ट फ्रेम में चार्ज की वेलोसिटी कितनी होगी, व्हाट इज द वेलोसिटी इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ चार्ज, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि आप रेस्ट फ्रेम ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है ना कि द फ्रेम इन विच चार्ज अपीयर्स टू बी एट रेस्ट, ओके, सो वेलोसिटी इज 0, so therefore q e dash will be equal to 0, so we have e dash equal to 0, e dash 0 आ जाएगा, ठीक है। तो in the rest frame of charge electric field will be 0, okay, now let's calculate magnetic field। तो देखिए हमारे पास फिर ये रिलेशन है e square minus c square b square will be equal to e dash square minus c square और b dash square, ठीक है ना। now we are using this, so here electric field तो स्टार्टिंग में दिया हुआ है ना, ये सभी e और b दिया हुआ है, यहाँ पे ये 0 हो गया माइनस सी स्क्वायर और बी डैश स्क्वायर, सो देयरफॉर बी डैश विल बी इक्वल टू, ठीक है ना, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है ना, तो सी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट हियर बी स्क्वायर और माइनस ई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अंडर रूट, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। देखो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, दिस इज वेरी मतलब कह सकते हो लॉजिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अगर आप पॉस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी समझते हैं तभी इसको आंसर कर सकते हैं इस तरीके से, अदरवाइज हम बिना पॉस्टुलेट, देखो हम ई डैश को जो निकाले ना वो हम पॉस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी से निकाल दिए, इन एस फ्रेम मोमेंटम इज कांस्टेंट, सो इन एस डैश फ्रेम आल्सो मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, दैट्स व्हाट मोमेंटम इज कंजर्व्ड in S frame, so momentum will be conserved in S dash frame also, okay, so therefore force in S dash frame will be 0, and in electromagnetic field force is written like this, q e dash plus q b cross b, okay, so and now we are saying that in rest frame of the charge, so in the rest frame of charge obviously velocity of the charge will be 0, so we have put this equal to 0, so we got the value of e dash, and now we are using this to get the b dash, okay, तो इससे b dash निकल गया, ठीक है। इसको जानते हो आप डायरेक्टली फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, यू कैन डू इट यूजिंग फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आल्सो, ठीक है। देखो फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन से ये निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये मेथड ज्यादा इजी है, तो मेथड 2 हम आपको बता रहे हैं, मेथड 2, ठीक है, यूजिंग फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो देखिए फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखेगा, पहले हम इसे लिख रहे हैं इन एस फ्रेम, देखिए पहले एस फ्रेम में लिखेंगे, तो इसमें एक्चुअली फिर वही बात है कि मोमेंटम इसमें कांस्टेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे फोर्स जो है ना 0 हो जाएगा, फोर्स इज 0, ठीक है, तो हम लोग फोर्स 0 कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए क्यू ई और प्लस क्यू, और यहाँ पे वेलोसिटी भी दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ नहीं है, तो दैट शुड बी 0, क्योंकि फोर्स तो यही दो लगेंगे ना, क्यू से डिवाइड कर दो, अब इसमें ई आई कैप दिया हुआ है प्लस, ठीक है ना, ई आई कैप और प्लस यहाँ पे भी क्रॉस और बी के कैप लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखिए भी क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस ई बाई बी और आई कैप आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इफ वी पुट हियर माइनस जे, यहाँ पे कितना पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम माइनस जे पुट करेंगे तो जे क्रॉस के से आई आ जाएगा और ये माइनस, तो दिस इंप्लाइज दैट इसमें वेलोसिटी जो होगा ना वो बेसिकली ई बाई बी और माइनस जे कैप होगा, that's the velocity, okay, now is this clear to all, velocity इतना आएगा, ये क्लियर है सभी को, because you are getting here I cap, okay, you can get I cap here only if you put J cap here, okay, so J cap cross I cap will, sorry, J cap cross K cap will give you I cap, but to get minus sign you need to put minus J cap, okay, so that's the velocity of the charged particle which is moving with constant velocity in this electromagnetic field, all right. Now so all this these things are basically in S frame of reference. Now we will talk about rest frame of charge particle. So now
सर इसको और जनरल बनाने के लिए प्लस के कैप भी तो लिख सकते हैं ना V में। सिंपलेस्ट चॉइस ले लो, ठीक है ना। सो नाउ इन एस डैश फ्रेम, ठीक है, तो सिंपलेस्ट चॉइस से सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो इन एस डैश फ्रेम, तो ये जो एस डैश फ्रेम की बात चल रही है ना, दिस फ्रेम इज एक्चुअली रेस्ट फ्रेम, रेस्ट फ्रेम ऑफ क्यू है ये। सो दिस इज रेस्ट फ्रेम ऑफ क्यू, ठीक है। तो रेस्ट फ्रेम ऑफ क्यू में देखिए, रेस्ट फ्रेम ऑफ क्यू मतलब ऐसा होगा ना, बेसिकली क्यू के फ्रेम की बात कर रहे हैं। सो दैट क्यू इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, सो देयरफॉर वी विल से दैट दिस एस डैश, जिसे हम रेस्ट फ्रेम कह रहे हैं, दैट विल मूव विद दिस वेलोसिटी, वो इस वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो फील्ड्स दिए हुए थे ना, एस फ्रेम के जो फील्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, वो फील्ड बेसिकली आई कैप और के कैप में है। तो कोई भी फील्ड इसके पैरेलल नहीं है, देयर इज नो फील्ड पैरेलल टू दिस, जो भी फील्ड है वो परपेंडिकुलर ही है, तो पैरेलल है ही नहीं है, पैरेलल को डिस्कस नहीं। या फिर ऐसे कह सकते हो कि देखिए ई डैश पैरेलल जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू ई पैरेलल होता है। तो यहाँ पे ई पैरेलल जो है ना, मतलब इस डायरेक्शन के पैरेलल यहाँ पे पहले से कोई फील्ड नहीं दिया हुआ है, वो आई कैप और के कैप में है, तो ये जीरो है बेसिकली। उसी तरह से बी डैश पैरेलल जो होता है, दैट इज बी पैरेलल, so that is actually zero because here velocity is in j cap but fields are given in I cap and k cap, so there is no field in j cap direction, so that's why parallel component will be zero. Now we write perpendicular, तो ये देखिए यहाँ पे e dash perpendicular, ठीक है, e dash perpendicular आप लिखेंगे तो that is equal to e perpendicular and plus v cross b or divided by root under 1 minus v square by c square. That's what we have. So e dash perpendicular is equal to, now e perpendicular, obviously the field given here is perpendicular, है ना, perpendicular to velocity. So we are now putting the value of electric field here, okay, which is actually equal to minus e by b and j cap. And now put the value of velocity here. See, v is e by b और j cap, see there is a negative sign. अच्छा हमने कुछ गलत पुट कर दिया ना, see we were putting the value of electric field, so electric field is how much, E into I cap, आप देख रहे हो ना, electric field is given to be how much, E into I cap दिया हुआ है ना, ठीक है। So we need to put here E into I cap, and this velocity is minus E by B j cap, and magnetic field is B and k cap, okay, but divided by root under 1 minus velocity, again we will put here, so this is velocity is e square by b square, and there is c square also here. So we have put all these things. So e dash perpendicular is equal to e I cap minus, now you see b will cancel out, so you get here j cross k is I, so you get here e I cap or divided by whatever you get in root, so that is equal to 0, ठीक है। ई आई कैप माइनस ई आई कैप है जीरो, देखो जे क्रॉस के साथ आ जाएगा ना, बी ओ बी कैंसिल हो जाएगा, तो ई आई कैप और यहाँ पे जो भी है वो तो रहेगा ही, ठीक है। सो दैट इज जीरो. नाउ यू सी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फील्ड इज जीरो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज आल्सो जीरो. दिस इंप्लाइज दैट if both the components are zero, this implies that e dash itself is zero. देखो e dash zero आ गया ना, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पे वही कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि e dash was is equal to zero, ठीक है ना। अब इसमें b dash निकाल लीजिए, b पैरेलल तो पहले जीरो पता चल चुका है, नाउ विल कैलकुलेट b परपेंडिकुलर. तो देखो यहाँ पे b dash perpendicular that is equal to b perpendicular minus v cross e or divided by c square. That's what we have, or divided by root under 1 minus v square by c square. ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग. So now you see b dash perpendicular is equal to b dash perpendicular is equal to how much do you get? b perpendicular कितना दिया हुआ है? b k cap है ना ये. Obviously वो perpendicular to velocity तो है. Perpendicular means component perpendicular to velocity. Okay, so that b k cap is definitely perpendicular to velocity. Now put the value of v, so this will become e by b, and you get here j cap across electric field is I cap, ठीक है, और divide by c square, and now you get here 1 minus, ठीक है, 1 minus, and here again when you put the value of velocity e square by b square and c square you get. तो यहाँ से देखिए b dash perpendicular जो निकल रहा है ना, that is you see इसमें j cross k will give you minus I cap, नहीं j cross I minus j cap direction.
क्या कह रहे हो? अच्छा यहाँ माइनस जे कैप था तो ये प्लस हो जाएगा, है ना? ठीक है, देयर वाज माइनस एंड माइनस प्लस, तो जे क्रॉस आई गिव्स यू माइनस के कैप, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऐसा आ रहा है बी और माइनस ई स्क्वायर बाय, ठीक है ना, ई स्क्वायर बाय बी इंटू सी स्क्वायर, ठीक है ना, और के कैप इज आउटसाइड एंड डिवाइडेड बाय रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर और बाय बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी गेट। तो अब आप देखिए यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक बी कॉमन, सो बी डैश परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी कॉमन ले लोगे ना यहाँ से, ये आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है, ठीक है, 1 माइनस ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और के कैप, और डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये आ गया। तो ये दोनों टर्म को कैंसिल करोगे ना, इफ यू कैंसिल द टू, ठीक है, यू गेट हियर बी डैश परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, ये कैंसिल होने के बाद बी आ जाएगा और रूट अंडर आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये के कैप आ गया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ना इतना आ रहा है, और बी का पैरेलल कंपोनेंट हम लोगों ने पहले निकाल लिया, बी का पैरेलल कंपोनेंट 0 है। दिस इंप्लाइज दैट कि बी डैश जो होगा ना एक्चुअली वो इन दोनों का वेक्टर सम होता है, तो एक कंपोनेंट 0 है ना, तो बस यही बचेगा। बी डैश का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो दैट विल बी सिंपली बी इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर इस बी को आप रूट के इनसाइड ले लोगे ना तो ये बन जाएगा ऐसा बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू गेट, बी स्क्वायर विल कैंसिल आउट। ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग द आंसर। ओके, और यहाँ पे भी देखिए सेम आंसर आया था। ठीक है ना, तो देखिए ये जो आंसर आया ना, दिस आंसर यू गॉट यूजिंग फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट। ओके, हियर वी हैव नॉट यूज्ड एनीथिंग रिलेटेड टू postulate of special theory of relativity. Okay, we have not used postulate of special theory of relativity, but here we used postulate of special theory of relativity. That's why this calculation became so concise, है ना, इतना छोटा हो गया ये कैलकुलेशन। ओके, और ये कैलकुलेशन आप देख रहे हो इट इज समवॉट बिग। ओके, बट स्टिल वी आर गेटिंग द सेम आंसर। तो ये सेकंड मेथड रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन हमारा अप्रोच में तो यही मेथड है ना, ये तो समझ लो आउट ऑफ बॉक्स है, वो हो गया थोड़ा। ठीक है ना, मतलब आउट ऑफ कन्वेंशन, मतलब अभी जो हमारा जो अप्रोच है ना उससे थोड़ा हट करके ये अप्रोच है। ठीक है, बट द टू अप्रोचेस आर गिविंग द सेम आंसर। ऑलराइट, ये सभी को समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। सर वो पी प्राइम कांस्टेंट कैसे होगा वो एक बार? अरे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। पहले देखो यहाँ पे ये सब कुछ तो लिखा हो, तुम लोग ध्यान से देखा करो। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं हुआ। ठीक है, मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? मोमेंटम कंजर्व्ड है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी क्या पढ़ते हो? व्हाट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी? इट सेज दैट लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका मतलब है कि अगर एक इनर्शियल फ्रेम में मोमेंटम कंजर्व्ड है, ये कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे कंजर्व्ड हो गया। ठीक है ना, कंजर्व्ड। तो मतलब लॉज ऑफ फिजिक्स ये कहता है ना कि इफ मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एस फ्रेम देन मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड इन एस डैश फ्रेम। ऐसा नहीं हो सकता है एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप कह रहे हो कि मोमेंटम कंजर्व्ड है और दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहेंगे कि मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है। दैट कैन नॉट हैपन। ओके, so if momentum is conserved in s frame, momentum must be conserved in s dash frame also. So that's why in s dash frame p dash is constant. If p dash is constant, force in s dash frame will be 0, तो हम इससे करेंगे। तो ये postulate of relativity यूज कर दिया ना, फर्स्ट postulate of relativity। ठीक है, अब देखो, ठीक है ना, तो ये देखिए हम आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं इसके, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो असाइनमेंट में दिए हुए हैं ना, हो सकता है आप लोगों से नहीं होगा। उसमें से एक क्वेश्चन है जो नेट एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, आप लोग ट्राई करोगे, कल हम क्लास लगाएंगे ना, उस क्लास में वो क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, उसमें ऐसा दिया हुआ है कि दो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, वो भी इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा, फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन से ही बनाया जाता है। ठीक है ना, वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से कुछ लोग सोच सकते हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का क्वेश्चन है, बट दैट कैन बी डन वेरी इजीली यूजिंग फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखो ये कुछ इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, इसमें देखो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स निकालने के लिए बोला गया Q1 और Q2 में, और एक चार्ज इसमें मूव कर रहा है।
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फील्ड निकाल लेंगे रेस्ट फ्रेम ऑफ द चार्ज में, उसको ट्रांसफॉर्म करके फिर गिवन फ्रेम में निकाल देंगे, ठीक है ना। तो उससे फिर हमारा फोर्स निकल जाएगा। तो इसको आप मतलब कुछ लोग इसको जानते हो, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का जो फील्ड होता है ना, उसको मतलब मूविंग चार्ज पार्टिकल का फील्ड जो होता है उसको यूज करके कुछ लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट वो सिलेबस में है ही नहीं है, तो हम उससे क्यों सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे भी सॉल्व हो जाता है, ग्रिफिथ में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले को लगा दोगे ना तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बात ये नहीं है ना कि हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को, हमें तो सिलेबस का जो कंटेंट है उसके अंदर रहते हुए सॉल्व करना है ना। तो हम इसको फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे। देयर इज नो नीड टू सॉल्व इट यूजिंग फील्ड ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल। ओके, वो फिर लेनार्ड विचर्ड पोटेंशियल वगैरह कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम उस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना वो सभी हो जाना चाहिए आप लोगों से, आप लोग अटेम्प्ट करके आओगे। नेक्स्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन जो नहीं होगा वो हम करा देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग रेडिएशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अभी स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है।